नमस्कार, मैं राजेंद्र मौर्य एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं जेनिथ पॉइंट ऑनलाइन कार्यक्रम में। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की इस क्लास में अध्ययन करने जा रहे हैं पिछली कक्षा में छोड़े गए टॉपिक से आगे। और पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हमने पुर्तगाली कंपनी के आगमन में हमने पुर्तगाली गवर्नर से पहले तक की अध्ययन की जानकारी हमने कर ली है। आज देखते हैं हम भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कक्षा 2, और इसमें हम पुर्तगालियों के गवर्नर से आज की कक्षा शुरू करेंगे। देखें, भारत में प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की हम बात करें तो 1505 से लेकर 1509। पहली बात, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर यही था। यानी पुर्तगालियों का भारत में प्रथम गवर्नर वो कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडो। बात करें इसके प्रमुख उद्देश्य, यहां पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने कुछ उद्देश्य निर्धारित किए हैं। जिसमें बात करें उसके उद्देश्यों की, तो इसका पहला उद्देश्य है शांतिपूर्वक व्यापार करना। शांतिपूर्वक व्यापार करना। और इसका दूसरा उद्देश्य था भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का निर्माण करना। साम्राज्य का निर्माण करना। अब चूंकि व्यापार की जब बात आ रही है और इन उद्देश्यों की पूर्ति की बात आ रही है, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु डी अल्मेडा ने निम्न कदम उठाए। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शांतिपूर्वक व्यापार करना, और साथ में भारत में पुर्तगाली साम्राज्य के निर्माण के लिए डी अल्मेडा के द्वारा निम्न कदम उठाए गए। सबसे पहले ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा बनाई गई है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के द्वारा। और इसका एक नाम क्या है? नीले पानी की नीति। नीले पानी की नीति, या कहें शांत जल की नीति। इसमें क्या है? इसके अंतर्गत डी अल्मेडा ने समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही बस्ती बसाने तथा समुद्री शक्ति के विस्तार की योजना रखी। अर्थात केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही बस्तियां स्थापित करनी है पुर्तगालियों की, और साथ में भारत में समुद्री शक्ति के विस्तार पर इन्होंने जोर दिया है। यह है ब्लू वाटर
पॉलिसी। दूसरा जो कदम उठाया गया है वो है कार्टज पद्धति। इसको हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ लिया है। कार्टज पद्धति या कहें परमिट विधि, परमिट प्रथा कि अरब सागर में गैर पुर्तगालियों को प्रवेश के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी। अरब सागर में गैर पुर्तगालियों को प्रवेश हेतु अनुमति आवश्यक थी। यहां पर हम एक नोट लिख रहे हैं। मुगल बादशाह अकबर को भी 1573 में गुजरात अभियान के दौरान समुद्र देखने हेतु परमिट लेना पड़ा था। यानी ये इस प्रथा के बारे में अगर देखें तो मुगल बादशाह अकबर को भी एक बार समुद्र देखने के लिए परमिट लेना पड़ा था। वहीं तीसरा कदम जो उठाया गया है वो है आर्मेडा प्रथा या कहें काफिला व्यवस्था। इसका और नाम देखें तो यह है जाब्ता प्रथा। इसमें क्या था कि अनुमति लेने वाले जहाज जब अरब सागर में जाते तो उनके साथ में पुर्तगालियों का एक व्यापारिक दस्तावेज या कहें जहाजी दस्तावेज साथ में जाता था, जो उनकी सुरक्षा के नाम पर जाता है। चौथा कदम जो उठाया गया वो है दुर्ग व्यवस्था। इसमें देखें डी अल्मेडा को पुर्तगाली सरकार से स्पष्ट आदेश मिला था कि वे इस प्रकार के दुर्ग स्थापित करें जिससे भारत तथा हिंद महासागर के व्यापार को नियंत्रित किया जा सके। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन 4 प्रकारों या इन 4 कदमों को उठाया है। बात करें फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के काल में, एक प्रमुख घटना है दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार। दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार। तो बात करें दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार कैसे हुआ है। दीव पर आक्रमण कर दिया है पुर्तगालियों ने। आक्रमण किया 1508 में पुर्तगालियों द्वारा।
पुर्तगालियों ने इस पर आक्रमण किया 1508 में, लेकिन गुजरात सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मिस्र और टर्की के साथ मिलकर इस आक्रमण को विफल कर दिया। इस आक्रमण को विफल कर दिया है महमूद बेगड़ा ने। लेकिन 1509 में हुई चोल की लड़ाई में पुर्तगाली विजयी रहे और 1509 में दीव पर, जो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है, दीव पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। पुर्तगालियों का अधिकार हो गया है। विशेष बात क्या है? चोल की लड़ाई हुई है 1509 में। चोल की लड़ाई 1509 में डी अल्मेडा का पुत्र मारा गया। डी अल्मेडा का पुत्र मारा गया है। अब बात करें दूसरे पुर्तगाली गवर्नर की, तो दूसरा पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया अल्बुकर्क की बात करें तो 1509 से लेकर दूसरे पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो वो है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क का जो समय है वो है 1509 से लेकर 1515। बात करें भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क ही था। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। बात करें इसके काल की प्रमुख घटना, 1510 में बीजापुर सुल्तान है यूसुफ आदिल शाह से विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के कहने पर या कहें समर्थन पर अल्बुकर्क ने
गोवा को जीत लिया, गोवा को जीत लिया। अर्थात गोवा जीतने में, और गोवा अल्बुकर्क ने कब जीता है? 1510 में। और किससे जीता है? बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। और इस कार्य में उसको समर्थन दिया है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने, क्योंकि विजयनगर और कहें कि उस समय के जो समकालीन मुस्लिम राज्य है, जिसमें बहमनी राज्य के बाद में बने 5 राज्य है, जिसमें विजयनगर है, बीजापुर है, बरार है, बीदर है, गोलकुंडा है, तो और इन राज्यों से विजयनगर की नहीं बनती है। यही कारण है कि बीजापुर सुल्तान से अल्बुकर्क ने गोवा जीत लिया है। बात करें इसी क्रम में 1511 में, चूंकि कृष्णदेवराय ने इसको समर्थन दिया है, तो कृष्णदेवराय के साथ में संबंध बढ़ाने के लिए इसने अपना एक शिष्टमंडल भेजा है पादरी लुई के नेतृत्व में। 1511 में विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय के दरबार में पुर्तगाली पादरी फादर लुई को भेजा, जिसका उद्देश्य था, फादर लुई को भेजा, इसे भेजने का उद्देश्य कृष्णदेवराय से विजयनगर में पुर्तगालियों के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था, व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करना था। 1511 में पुर्तगालियों ने दक्षिण पूर्वी एशियाई व्यापारिक मंडी मलक्का को जीता। 1515 में हरमुज को जीता। बात करें भारत में पुर्तगालियों की बस्तियों के विस्तार के लिए अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया। जहां एक तरफ हम देखें फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क की नीति है ब्लू वाटर पॉलिसी, और वो कहते हैं केवल समुद्र तटीय क्षेत्रों में ही बस्तियां बसानी है। लेकिन अल्बुकर्क क्या कहता है कि नहीं, हमें पुर्तगाली बस्तियों का विस्तार करना है, और इसके लिए जरूरी क्या है कि भारतीय महिलाओं के साथ में पुर्तगाली पुरुष विवाह करें। सती प्रथा पर रोक लगाने वाला प्रथम व्यक्ति
अल्बुकर्क ही था, अल्बुकर्क ही था। अब बात करें एक अन्य प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा, नीनो डी कुन्हा। और नीनो डी कुन्हा की जब बात करते हैं तो इसका समय है 1529 से 1538। बात करें गोवा पर अधिकार के जब इतिहास को देखें तो गोवा को जीता है अल्बुकर्क ने 1510 में, लेकिन गोवा को राजधानी बनाने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा ही था, नीनो डी कुन्हा था। देखो, द्वीप को अल्मेडा ने जीता है, गोवा को जीता है अल्बुकर्क ने, और दमन को जीता है नीनो डी कुन्हा ने। बात करें इसके समय में पुर्तगाली व्यापार मद्रास के सेंट टोमे, बंगाल के हुगली, सतगांव, चटगांव तक फैल गया। बात करें 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को चटगांव, सतगांव में व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी है 1534 में बंगाल के शासक महमूद शाह ने, और इसको पुर्तगालियों को चटगांव और सतगांव में व्यापारिक अनुमति प्रदान कर दी है। देखें, चटगांव के संबंध में एक फैक्ट हमें मिलता है। चटगांव को पुर्तगाली पोर्टो ग्रांडे या इसका अर्थ देखें महान बंदरगाह कहा करते थे। इसके समय की एक प्रमुख घटना देखें, दमन पर अधिकार। देखें 1535 में नीनो डी कुन्हा का दमन पर आक्रमण हुआ है 1535 में। गुजरात सुल्तान महमूद शाह, गुजरात सुल्तान बहादुर शाह ने टर्की के सुल्तान
सुलेमान रईस की सहायता से इस आक्रमण को विफल कर दिया। इस आक्रमण को विफल कर दिया। टर्की के लौटते ही, टर्की की सेना के लौटते ही पुर्तगाली पुनः हरकत में आ गए। हरकत में आ गए। जैसे ही टर्की की सेना लौटी, पुर्तगालियों ने फिर से दमन पर अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और 1537 में आपसी वार्तालाप के नाम पर गुजरात सुल्तान बहादुर शाह पुर्तगालियों से या कहें नीनो डी कुन्हा से बातचीत करने समुद्र में गया, जहां धक्का देकर उसे मार दिया गया। अर्थात कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस शासक की मृत्यु समुद्र में डूबने से हुई है, तो वो है या पुर्तगालियों द्वारा समुद्र में की गई है, तो वो है गुजरात सुल्तान बहादुर शाह। 1580 में अकबर के दरबार में भाग लेने के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डिसूजा के साथ जेसुइट संत सेंट जेवियर भारत आए हैं। उस समय जो पुर्तगाली गवर्नर है वो है अल्फांसो डिसूजा और 1580 में ये भारत आए। सेंट जेवियर ने 1582 में फतेहपुर सीकरी में भाग लिया है। संत जेवियर ने 1582 में फतेहपुर सीकरी स्थित इबादत खाने में भाग लिया है। बात करें जहांगीर पर या कहें मुगल बादशाह जहांगीर पर पुर्तगालियों का सर्वाधिक प्रभाव था। यानी किस मुगल बादशाह पर पुर्तगालियों का सबसे ज्यादा प्रभाव था, तो वो है जहांगीर पर। जहांगीर ने
अपने पुत्र परवेज की शिक्षा की जिम्मेदारी पुर्तगालियों को दी। बात करें भारत को पुर्तगालियों की देन। पहला है मक्का और आलू की खेती। दूसरा है तंबाकू की खेती का प्रचलन। गौथिक स्थापत्य कला की शुरुआत। जो तिकोने मेहराबों की परंपरा शुरू हुई है भारत में, वो गौथिक स्थापत्य कला के रूप में भारत में पुर्तगाली ही लेकर आए हैं। वहीं चौथा है प्रिंटिंग प्रेस। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में और प्रथम प्रिंटेड पुस्तक 1563 में भारतीय वनस्पति एवं जड़ी बूटियों से संबंधित भारत में पुर्तगालियों की देन हमने देख ली है। अब देखें पुर्तगालियों के असफल होने के कारण कि पुर्तगाली भारत में सफल नहीं रहे हैं। तुलनात्मक रूप से देखें तो अंग्रेजों के क्या कारण है, तो पहला कारण है लूटमार प्रवृत्ति के कारण। कि एक तो कि पुर्तगालियों की लूटमार की प्रवृत्ति रही है, यही कारण है कि भारत में सफल नहीं रहे हैं। दूसरा, जबरन ईसाई धर्म प्रचार करने के कारण पुर्तगाली शीघ्र ही भारत में अलोकप्रिय हो गए। 1453 में बार्सियो नगर में जो बैठक हुई है उसमें पुर्तगाल को व्यापारिक अधिकार तो दिए गए, लेकिन साथ में यह भी कहा गया कि वो ईसाई धर्म का प्रचार करे। इस कार्य को, ईसाई धर्म के प्रचार को पुर्तगालियों ने इतना महत्व दिया कि जबरन ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा है। यही कारण है कि भारतीय समाज में या भारत में वो जल्दी ही अलोकप्रिय हो चुके हैं। तीसरा जो हम कारण देखें तो वो है ब्राजील। पुर्तगालियों को ब्राजील में सोने की खान मिली।
सोने की खानें मिली। यही कारण है कि पुर्तगालियों ने अपना पूरा ध्यान ब्राजील पर लगाया। आज भी अगर ब्राजील की हम राष्ट्रीय भाषा देखें तो पुर्तगाली है। ब्राजील की राष्ट्रीय भाषा वो है पुर्तगाली, क्योंकि अधिकांश पुर्तगाली वहीं बस गए। अधिकांश पुर्तगाली कहां बस गए हैं? ब्राजील में। वही बात करें 1602 में डचों ने पुर्तगालियों से पाटन जीता है। वहीं बात करें 1612 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सूरत जीता। सोलह सौ 22 में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से हरमुज जीता है। वही बात करें 1641 में डचों ने पुर्तगालियों से मलक्का, और मलक्का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की व्यापारिक मंडी के रूप में प्रसिद्ध है, मलक्का को जीता। सोलह सौ 54 में पुर्तगालियों ने अंग्रेजों को पूर्वी देशों में व्यापार एवं निवास की अनुमति दी। इस प्रकार से पुर्तगालियों का साम्राज्य भारत से समाप्त होता चला गया है, लेकिन पुर्तगाली भारत में सबसे आखिर में गए हैं। 1961 में ऑपरेशन विजय से गोवा भारत सरकार के नियंत्रण में आया। पुर्तगाली स्वयं को समुद्र का स्वामी कहा करते थे। समुद्र का स्वामी कहा करते थे। वही बात करें पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे पहले
गए। यानी भारत में पुर्तगाली सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए हैं, सबसे बाद में गए। और बाद में जाने का जो अभियान है ऑपरेशन विजय, जो भारत सरकार द्वारा चलाया गया, जिसके तहत गोवा को भारत सरकार में मिलाया गया है। डच, पुर्तगालियों के बाद में भारत आने वाली जो दूसरी कंपनी है वो है डच। देखें, डच मूल रूप से हॉलैंड या वर्तमान में कहें नीदरलैंड के निवासी हैं, थे। अब बात करें भारत आने वाला प्रथम डच व्यक्ति जो भारत आया वो था जॉन ल्यूको ह्यूगोटन। इसका दूसरा नाम हमें मिलता है जॉन लिकोटन था, जिसकी पुस्तक और इसकी पुस्तक थी पूर्वी देशों की समुद्री यात्रा, ये इसकी पुस्तक है। इस पुस्तक में भारत तथा पूर्वी देशों के साथ व्यापारिक संभावनाओं की जानकारी दी गई है। वहीं बात करें जॉन लिकोटन भारत में गोवा आया। एक व्यक्ति के रूप में भारत आने वाला प्रथम डच व्यक्ति वो है जॉन लिकोटन या जॉन ल्यूको होवटन। वहीं बात करें भारत आने वाला प्रथम डच शिष्टमंडल ये आया है 1595-96 में। 1595-96 में कार्नेलियन डी हाउटमैन के नेतृत्व में यह शिष्टमंडल भारत आया है। अब बात करें 1602 में 17 डच व्यापारियों ने मिलकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या इसका एक दूसरा नाम वेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी
वेरिंग ओस्ट इंडसे कंपनी की स्थापना की, यानी डच लोगों की जो कंपनी है वो है यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, या फिर इसका दूसरा नाम था वेरिंग दे ओस्ट इंडसे कंपनी। और इसकी स्थापना 17 डच व्यक्तियों ने मिलकर, 17 डच व्यापारियों ने मिलकर 1602 में की है। इस कंपनी को हॉलैंड सरकार ने पूर्वी देशों के साथ 21 वर्षों के व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किए। 21 वर्षों के लिए हॉलैंड सरकार ने इस कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार पूर्वी देशों के साथ में प्रदान कर दिए हैं। 1605 में डचों ने पुर्तगालियों से अम्बोयना को जीता, अम्बोयना को जीत लिया। वहीं 1613 में डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर जकार्ता को जीता। तथा डचों ने यहां बैटविया नगर की स्थापना की। यदि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखा जाए तो डचों से पहले भारत में आने वाली यूरोपीय कंपनी वो थी पुर्तगाली। तो जाहिर सी बात है कि इनकी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा जो चल रही है वो पुर्तगालियों के साथ में चल रही है। और चूंकि पुर्तगालियों ने भारत में, जैसे वास्को डी गामा को देखे तो वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत से वो वापस में अपने साथ क्या लेके गया है, मसाले, और उनमें भी मूल रूप से काली मिर्च, जिससे उसको 60 गुना लाभ मिले हैं। तो भारत में आने का यूरोपीय कंपनियों का जो प्रारंभिक मकसद है, प्रारंभिक उद्देश्य है, वो है मसाला व्यापार। अब चूंकि मसाला व्यापार की जब बात करें तो मसाला व्यापार ज्यादातर इंडोनेशिया से संबंधित है। यही कारण है कि इंडोनेशिया की ओर, या कहें हिंद पूर्वी देशों की ओर, डचों ने ज्यादा रुचि ली है और शीघ्र ही इंडोनेशिया इनके नियंत्रण में आ गया है। यही कारण है कि डच भारत में अपना ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि इन्होंने मसाला व्यापार में मूल रूप से इंडोनेशिया पर अधिकार कर लिया है। 1641 में डचों ने मलक्का को तथा 1658 में श्रीलंका को जीता। और देखते ही देखते पुर्तगालियों के मसाला व्यापार पर डचों का अधिकार हो गया। डचों का अधिकार हो गया है। मसाला व्यापार का प्रमुख केंद्र इंडोनेशिया होने के कारण डचों की अधिकांश व्यापारिक रुचि
व्यापारिक रुचि इंडोनेशिया में रही। इंडोनेशिया में रही। भारत में डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 में फादर हैग के नेतृत्व में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई। मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई है 1605 में। (1610) में डचों ने निजामपट्टनम तथा निजामपट्टनम में पेट्टापोली तथा तेगपट्टनम का एक नाम हमें देवपट्टनम में मिलता है। देवपट्टनम में व्यापारिक कोठी स्थापित की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तो 1610 में चंद्रगिरी के राजा से इन्होंने पुल्लीकट में व्यापारिक सुविधाएं स्थापित करने का अधिकार ले लिया है चंद्रगिरी के राजा से। और इन्होंने पुल्लीकट में जैसे ही अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की तो पुल्लीकट में स्थित डचों की व्यापारिक कोठी पर हमला हो रहा है। सेंट टोमे जो कि मद्रास में है, पुल्लीकट जो कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश हैदराबाद का एक भाग है, तो उस पर लगातार हमले हो रहे हैं पुर्तगालियों की व्यापारिक कोठी से। देखें (1610) में चंद्रगिरी के राजा से डचों को पुल्लीकट में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का अधिकार प्राप्त हुआ। शीघ्र ही पुल्लीकट स्थित डच व्यापारिक कोठी पर सैन टोमे स्थित पुर्तगाली कोठी की ओर से, या कहें पुर्तगालियों की ओर से, सैन टोमे स्थित पुर्तगालियों की ओर से हमले होने लगे। अब इस समय अगर देखें तो भारत के समुद्री तटों को जब हम देखें भारत में, तो भारत के समुद्री तटों में
जहां मालाबार तट, समुद्री तटों की बात करें तो जहां मालाबार तट मसाला व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, वही कोरोमंडल तट और कोरोमंडल तट स्थित पुल्लीकट में व्यापारी कोठी स्थापित करने का अधिकार मिला है चंद्रगिरी के राजा से। लेकिन सैन टोमे मद्रास स्थित पुर्तगालियों ने इन पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। यही कारण है कि कोरोमंडल तट पर स्थित उस समय डच कंपनी के निदेशक हैन बेनरिच के द्वारा कोरोमंडल तट के डच कंपनी निदेशक हैन बेनरिच ने अपने गृहनगर और इसके गृहनगर का नाम था गैलरिया के नाम पर पुल्लीकट में गैलरिया दुर्ग बनवाया। तो गैलरिया दुर्ग जो बना है वो डच कंपनी के निदेशक हैन बेनरिच ने बनवाया है और उसका कारण क्या है कि पुल्लीकट स्थित व्यापारी कोठी पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं, वो हो रहे हैं पुर्तगाली व्यापारी कोठी जो सैन टोमे में है। यही कारण है गैलरिया दुर्ग को 1617 में भारत में डच सरकार का दर्जा मिला। नेक्स्ट अगली बात, गैलरिया दुर्ग भारत में डचों का एकमात्र दुर्ग था जिसकी डचों द्वारा किलेबंदी की गई। क्यों की गई? क्योंकि पुर्तगालियों की ओर से सैन टोमे की तरफ से इन पर लगातार आक्रमण हो रहे हैं। इसके अलावा डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के और इनके स्वर्ण सिक्के कहलाते हैं पेगोडा। स्वर्ण सिक्के पेगोडा गैलरिया दुर्ग से ही जारी किए हैं। तो गैलरिया दुर्ग में इनकी व्यापारी कोठी स्थापित हो चुकी है। बात करें डच भारत में मसाला व्यापार मालाबार तट से तथा वस्त्र व्यापार कोरोमंडल तट से करते थे। नेक्स्ट, इसे हम नोट की तरह भी याद रखेंगे। वस्त्रों को निर्यात में प्रमुखता देने वाली प्रथम यूरोपीय
प्रथम यूरोपीय जाति या कंपनी वो है डच। डचों ने ही भारतीय वस्त्रों को पहली बार निर्यात में प्रमुखता दी है। उनसे पहले आने वाले पुर्तगाली वो भारत के मसाला व्यापार को प्रमुखता दे रहे हैं। सूरत में प्रथम डच व्यापारिक कोठी 1616 में पादरी वॉन रेवरेस्टेन के नेतृत्व में स्थापित की गई। वहीं अगली बात करें, इसे हम नोट करके रखेंगे। अंग्रेजों ने डचों से तेगपट्टनम या कहें देवपट्टनम को जीतकर यहां फोर्ट सेंट डेविड की स्थापना की। बात करें बंगाल में डच कंपनी का विस्तार देखें तो बंगाल में डचों की प्रथम व्यापारिक कोठी 1627 में पीपली में स्थापित की गई। इसके बाद बालासोर में कोठी स्थापित की गई। 1653 में चिनसुरा में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की। चिनसुरा में डचों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित की है। भारत में डचों की प्रमुख व्यापारिक कोठी वो चिनसुरा है भाई। जबकि एकमात्र किला जिसकी किलेबंदी की गई है वो है गैलरिया दुर्ग। और गैलरिया दुर्ग की किलेबंदी करने का कारण क्या था? पुर्तगालियों के लगातार होने वाले आक्रमण। वहीं देखें चिनसुरा में डचों ने गुस्तावस फोर्ट का निर्माण करवाया। 1658 तक आते आते डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां कासिम बाजार, पटना और कलकत्ता में
स्थापित की। एक नोट जो हमें याद रखना है, औरंगजेब ने 3.5% चुंगी कर के बदले डचों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। 3.5% चुंगी कर के बदले औरंगजेब ने डचों को व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की है। अब देखिए बंगाल में चूंकि अंग्रेज भी अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हैं, यही कारण है कि 1759 में हुए वेदारा के युद्ध के बाद डचों की व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भारत में पूरी तरह समाप्त हो गई है। 1759 में हुए वेदारा के युद्ध में डच अंग्रेजों से पराजित हुए तथा इस युद्ध के बाद डच भारतीय व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से पूर्णतः बाहर हो गए। नेक्स्ट, बेदारा के युद्ध में जो 1759 में लड़ा गया है, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व या कहें अंग्रेज सेना का नेतृत्व कर्नल फोर्ड ने किया। बात करें डचों की असफलता के कारण कि डच क्या कारण है कि भारत में असफल हो रहे हैं। पहला है अयोग्य एवं भ्रष्ट कर्मचारी, कि डच कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अयोग्य और भ्रष्ट हैं। वहीं दूसरा है सरकारी नियंत्रण। तीसरा था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता, क्योंकि भारत में अगर व्यापार को या कहें समुद्रीय जो प्रदेश है वहां पर अगर भारतीय व्यापार को सुरक्षित रखना हो तो वहां पर नौसैनिक श्रेष्ठता होना जरूरी थी, और अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता वो सर्वसिद्ध थी उस समय में। चौथा कारण है इंडोनेशिया के मसाला व्यापार में भारत की तुलना अधिक रुचि है। नोट, डच कंपनी कार्टल या कहें सहकारिता के सिद्धांत पर कार्य करती थी।
यहां पर ध्यान रखने की बात क्या है कि कार्टल पद्धति डच कंपनी से संबंधित है, जबकि बात करें कार्टज या कहें परमिट प्रथा का संबंध पुर्तगालियों से था। तो आज की इस कक्षा में हमने पुर्तगाली गवर्नर और साथ में डच कंपनी का भारत आगमन में देखा है। मिलते हैं अगली कक्षा में, जिसमें हम अंग्रेज कंपनी का भारत में आगमन और उनके साम्राज्य विस्तार की चर्चा करेंगे। साथ ही फ्रांसीसी कंपनी के आगमन को भी भारत में देखना है। तो मिलते हैं आधुनिक भारत के इतिहास की अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।